students, this is your CAP 6. Welcome to all of you in the CAP 6 class in the foggy morning. But you are at the home, in your blanket and in zoom.com. देखो हम पहुंचे, आप लोग नहीं पहुंचे। हाँ जी, किसी का कोई सवाल कल से कोई है तो वो बोले। मैं फिर 122 डिस्कस करने लगा हूँ। आज सेक्शन 122 आज मैं डिस्कस करने लगा हूँ। कल मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दिया था, लेक्चर भी कल का अपलोड हो गया था क्योंकि कुछ बच्चों का प्रॉब्लम था, तो कल का लेक्चर भी अपलोड कर दिया था। कल सारे लेक्चर अपलोड करेंगे, सारे सब्जेक्ट। जी, किसी का कल से कोई सवाल है वो बोले जी। जी शावेद। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बोलो सर आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है या मेरी आवाज़ नहीं जा रही? हेलो सर बहुत कम आपकी आवाज़ आ रही है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। शवेद आवाज़ आ रही है अब? यस सर, अब ठीक है सर। वो उल्ट लगा गया, कोई बात नहीं जी। चलो जी दोबारा जी। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अ वेरी फाइन फॉगी मॉर्निंग इन द सिटी एंड दिस इज योर कैफ 6 क्लास। जाग जाएं, कंबल से बाहर निकल आए, उठ के बैठें। अगर आपने सेक्शन 122 समझना है तो फिर समझ आएगी। कल से कोई सवाल तो बेटा बोलो जी। किसी का कल से कोई सवाल है तो वो बोलो। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द जस्ट लेक्चर? कोई नहीं जी, माशाल्लाह जी। आज तो किसी का नेट का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 8:30 बजे हुई सर तला बुखारी। हेलो जी तला। सर वासलाम। सर ये जो हम ये पढ़ रहे हैं सर, ये थ्योरी वगैरह सर, ये इसके क्वेश्चन पेपर्स में कैसे आएंगे? सिनेरियो बेस आएंगे या फिर सीधा सीधा वो पूछेगा सेशन ये नहीं, वो? वो लाइक थोड़ा बहुत सिनेरियो भी बन सकता है और थ्योरी भी बन सकती है। यहाँ दोनों चीज़ें बन सकती हैं। सही वो मैं सर। आपसे डिस्कस करूंगा। मैं ज़रा पढ़ा दूँ आपको। ओके ओके सर। लाइक आपको मैंने उसी बताया था कि जैसे जी रिवीजन ऑर्डर की कंडीशन आ सकती हैं। मतलब उसे जी सर। रिवीजन ऑर्डर नहीं पूछ रहा, वो रिवीजन ऑर्डर की कंडीशन पूछ रहा है। फिर वो इसको इस तरह करके पूछ सकता है कि जी वो आप कि जी एक पर्सन ने आपको अप्रोच किया है, वो कहते उसने बताया कि रिटर्न मेरी में गलती रह गई है, मैं टैक्स क्लेम नहीं कर सका, या मेरे तो मेरी कंडीशन बता दें। जी जी सर। ठीक ठीक है हो कि गया। आपको टैक्स कंसल्टेंट बना दे। फिर वो ये कह ओके सकता सर। है कि जी वो कहे जी से जी वो उसकी टैक्स ईयर 2014 में गलती रह गई है, टैक्स ईयर 2015 में गलती रह गई है। वो आपको अप्रोच कर रहा है, तो वो आप बताएं कि जी कि किस कौन सी कंडीशन के तहत रिटर्न रिवाइज हो सकती है, कौन सी कंडीशन रिटर्न रिवाइज नहीं हो सकती। मतलब वो ये टेस्ट करना चाहता होगा कि टैक्स ईयर 2014 की रिटर्न आपको पता है कि नहीं कि टैक्स ईयर 2014 की रिटर्न अब रिवाइज नहीं हो सकती, टैक्स ईयर 15 की रिटर्न आज भी रिवाइज हो सकती है। टाइम लिमिट, वो टाइम लिमिटेशन के हवाले से आपसे पूछ ले। इस तरह वो यहाँ से छोटे छोटे सिनेरियो भी बना सकता है। नॉर्मली वो सिनेरियो ही बनाता है, लेकिन थ्योरी में यहाँ जब वो सिनेरियो बनाता है तो उसने कोई दरमियान में चीज़ उठा के वो पूछता है। बात समझ आएगी नहीं आई? हेलो। अच्छा चलें, चले ही गए। आपने अनम्यूट किया इसको? अच्छा खुद ही अनम्यूट हो गया। अच्छा दूसरा ये है कि मेरा तो जी सर। ज़ाती। ओके हो गया सर। अच्छा थैंक दूसरा जो है यू वो सर। मेरा ज़ाती ओके। ख्याल ये है कि आप लोगों को जो है वो इसको म्यूट कर दें हम। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि आप लोगों को मैनुअल ही टिक करना चाहिए, आपने फिजिकल पेपर टिक करना चाहिए आपको। क्योंकि आप टैक्स का वो कहाँ वो उसका जो है वो आपको एक्सेल में कितना बनाने में आपको टाइम बड़ा लग जाना है, उसकी लाइनिंग उसकी ये, तो इसलिए आप मेरे हिसाब से आप फिजिकल ही टिक करें, बजाय ये कि आप वो प्रॉक्टर एग्जाम को टिक करें जी। तो ये मेरा ओपिनियन था, रात को भी मेरा ओपिनियन यही था जो आप ग्रुप में पूछ रहे थे।
2-3 न्यूमेरिकल आएंगे, 3 न्यूमेरिकल आप इतनी जल्दी वो सॉल्व आप नहीं कर सकते कि आप सहारा, आप सब लोगों की इतनी स्पीड भी नहीं है कि जी आप वहाँ पे वो इतना क्विकली सॉल्व कर सकें। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि आप लोग फिजिकल ही टिक करें। अच्छा जी 122 जी, आज जी 122 के ऊपर जी पीछे है जी, पीछे 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 जी, अमेंडेड असेसमेंट अंडर द हाफिज साहब पढ़ाते जाया करो, तुहानू भी ना देना सब याद आता है जी। हाफिज अस्सलाम वालेकुम, हाफिज बोलो। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर वो पूछना था कि ये जिस तरह हम टेस्ट देते हैं इस तरह नहीं होगा, उसका जो सा ऑनलाइन का सिस्टम होगा? नहीं इस तरह तो नहीं है, वो तो आपने टाइप करना है। ठीक सही, ओके सर। ठीक है जी, वो टाइप करना पड़ेगा, इतनी टाइपिंग स्पीड है तो दे दो। यस सर, ठीक है नहीं सर। है ना इतनी? नो सर। बस फिर फिजिकल दो आराम से सुकून से। चलो यस, ओके ओके सर। ओके। अच्छा एमेंडेड असेसमेंट, अब कल मैं ये पढ़ा चुका था, असेसमेंट एक दफा हो जाती है। अच्छा अगर आपका 177 में केस सेलेक्ट हुआ फिर भी आपका इस सेक्शन में अमेंड होना है, आपका 214C में हुआ फिर भी इसी सेक्शन में आके अमेंड होना है, यानी कि ये आपका मेन सेक्शन आ जाता है। फिर डेफिनेट इंफॉर्मेशन हुई फिर भी इसी में आके असेसमेंट होना है। कोई असेसमेंट अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू हुआ वो भी इसी में आके असेसमेंट होना है। Under the income tax ordinance, return filed by a person is treated as assessment order. Now, if there is an omission or error in the return, then it becomes necessary to make appropriate modification. This modification termed as amended assessment. ज़रा modification amended assessment होगी. Legal provision in this regard are summarized below. The Commission is empowered to make the necessary alteration in the assessment order made under section 120, अभी 121 छोड़ दें, of the income tax ordinance. 120 के तहत जो ऑर्डर हो चुका है उसमें कमिश्नर के पास पावर है कि वो उस असेसमेंट ऑर्डर को अमेंड कर सकता है। Where a taxpayer has revised his return of income, it shall be treated as a amended assessment. अगर टैक्स पेयर ने पहले कहा कि जी मेरी 100 रुपया इनकम है तो यही डिक्लेयर्ड हो गई, यही अमेंडेड हो, यही असेसमेंट हो गई। अगर उसके बाद इसी रिटर्न को रिवाइज करता है, वो कहता है नहीं जी मेरी इनकम 120 हो गई, अब इसका मतलब है ये अमेंडेड असेसमेंट हो गई। ये खुद इसका मतलब है कि उसने खुद ही अमेंड कर दिया अपनी असेसमेंट को। किसने कर दिया? टैक्स पेयर ने भी कर दिया अगर वो खुद रिवाइज कर देता है। Where the commissioner has amended an assessment, he make after causing to be made such inquiries as deemed necessary, further amend the same as many time as necessary. अच्छा एक बार असेसमेंट अमेंड हो गई आपकी तो ये नहीं मतलब कि आपको माफी हो गई। मसलन मेरा 100 रुपया मेरी इनकम डिक्लेयर्ड थी, यही 100 असेस हो गई, असेस हो गई, फिर मेरा केस 177 में सिलेक्ट हुआ, 177 में सिलेक्ट होके मेरी इनकम बन गई 140 रुपए। अब मेरी कोई एक चोरी पकड़ी गई कि मैंने एक फ्लैट नहीं दिखाया था, मैंने एक प्लॉट नहीं दिखाया था, ठीक है, क्या ये दोबारा अमेंड हो सकती है? क्या ये दोबारा 200 में जा सकती है? आंसर इज यस। क्या फिर एक और चोरी पकड़ी गई, क्या ये 210 में जा सकती है? आंसर इज यस। एज मेनी टाइम एज नेसेसरी। आगे चलें जी। The amended assessment may be made within the time period which is the later of the following: 5 years from the end of the financial year in which the original assessment order is made, or 1 year from the end of the financial year in which the commission has issued or treated to have been issued the amended assessment order. अच्छा इसको समझने के लिए सिंपल आप ये समझ लें कि 6 years है जी। सिंपल, बड़ा आसान अल्फाज में बता रहा हूं कि 6 years है। आज टैक्स ईयर 2014 रीओपन नहीं हो सकता। बेसिकली अमेंडेड असेसमेंट है क्या? रीओपन होना, केस रीओपन हो जाना। अच्छा ये आज टैक्स ईयर 2014, टैक्स ईयर 2015 का नोटिस क्या मुझे आज इशू हो सकता है? आंसर इज यस। क्या आज मुझे टैक्स ईयर 2014 का नोटिस इशू हो सकता है? आंसर इज नो। ठीक है, ये आपको इसलिए आसान, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग फिक्रा है, लेजिस्लेचर अपने हिसाब से लिखता है, लेकिन मैं आपको आसान अल्फाज में समझा रहा हूं
कि भाईजान सीधी सीधा साहब है 6 साल है, 6 साल के बाद आपकी असेसमेंट को कोई बंदा हाथ नहीं लगा सकता, वो टाइम बार्ड हो गया, उसको बेटा हम बोलते हैं टाइम बार्ड। ये आपने अमला में पढ़ा होगा, टाइम लिमिटेशन, माफी, ये सारी उम्र तलवार आपके सर पे लटकती नहीं रहती। खैर मैं तो समझता हूँ ये पीरियड बहुत लंबा है, 6 ईयर्स। कई लोग कहते हैं ओ जी टैक्सी 2015 रिकॉर्ड ही गुम हो गया। तो बहरहाल ये हमारी चीजें चलती रहती हैं। अच्छा, an amended assessment shall be made or an amended assessment shall only be further amended as where the commission has a definite information। ये देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट फिक्र लफ्ज है, डेफिनेट इंफॉर्मेशन। अब डेफिनेट इंफॉर्मेशन कहाँ से आई? मैंने गाड़ी खरीदी, मैंने रिटर्न फाइल नहीं की, वहां मेरा टैक्स कट के जमा हो गया। इन्होंने एक दफा ये एक्सरसाइज भी की, अब मैं इनको क्या कहूँ, आज से 4 साल पहले पुराने दौर में इन्होंने टोयोटा और हुंडा वालों से, उस वक्त 2 ही गाड़ियां मेजर थी आपकी, टोयोटा और हुंडा वालों से इन्होंने कहा जिसने गाड़ी खरीदी है उसके हमें शनाख्ती कार्ड नंबर दे दें। ज़ाहिर वहां तो आपको शनाख्ती कार्ड नंबर देना पड़ता है। टोयोटा हुंडा वालों ने चूंकि इन्फॉर्मेशन मांगी थी, उन्होंने दे दिए। अब क्या जो गाड़ी खरीद रहा है 15 लाख की, 10 लाख की, इसका मतलब उसके पास टैक्सेबल इनकम है? या वो साबित करे जी कि मेरी टैक्सेबल इनकम नहीं थी, मेरे भाई ने गिफ्ट किया, या वो साबित करे। अच्छा, इनके पास डाटा आ गया, ये फिर खामोश हो गए, ओहो ये तो बड़ी लंबी एक्सरसाइज है जी, इसको रहने दें जी। फिर कहते हैं जी हमारे मुल्क में फाइलर नहीं बढ़ते। और हमारे मुल्क में फाइलर कैसे बढ़े? आपके करतूत ही अच्छे नहीं है, आप काम नहीं अच्छा करते, आप अपने टीम में डेवलप कर रहे, सिस्टम में चीजें लेके आए। अब हम समझते हैं कि जो MIS आया है, मालूमात इंफॉर्मेशन सिस्टम, उससे अगर ये कर पाए तो वी हैव स्टिल बीइंग अ प्रोफेशनल में बात करूं तो हम तो भाई सस्पिशियस हैं कि शायद ये उसको भी ना कर पाए। लेकिन हम ये जरूर देखेंगे कि 2018 में आपके नंबर ऑफ फाइलर से 1.4 मिलियन, 2018 में आपके फाइलर से 1.4 मिलियन, जो टैक्स ईयर 2019 में जाकर टच हो गए 2.6 मिलियन। तो 1.2 मिलियन बढ़े। लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी रिटर्न ऐसी फाइल हुई, हमारे यहाँ बहुत सारी रिटर्न ऐसी फाइल हुई जो नील इनकम की थी। लो जी, वो फाइल तो बन गया, रिटर्न की काउंटिंग में तो आ गया, टैक्स साथ ला भी नहीं। तो ये खैर अब लोग अभी भी फियर फैक्टर है जी, रिटर्न फाइल करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, वो उठा के ले जाएंगे। अच्छा, वे द कमीशन डेफिनेट इंफॉर्मेशन अक्वायर्ड फ्रॉम एन ऑडिट और ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेट इंफॉर्मेशन द कमीशन इज सेटिस्फाइड दैट एन इनकम हैज एस्केप्ड असेसमेंट। इसका मतलब है कि उसने अपनी इनकम डिक्लेयर नहीं की, उसने राह फरार इख्तियार की है। एस्केप्ड का क्या मतलब हो गया? राह फरार इख्तियार की है। किससे? इनकम उसने कम डिक्लेयर की है, उसकी इनकम अंडर असेस्ड है, इनकम उसका टू लो रेट है, उसने रेट ही को और लगा दिया अपने मर्जी का। द इनकम इज टू सब्जेक्टिव असेसिव रिलीफ, उसने खुद ही को अपने आप को टैक्स क्रेडिट बढ़ा के ले, टैक्स क्रेडिट था ही नहीं। एंड द इनकम हैज बीन मिसक्लासिफाइड, एनटीआर को एनटीआर को एफटीआर में डाल दिया, एफटीआर को एनटीआर में डाल दिया, हेड कोई और था, बिजनेस का हेड था, कैपिटल गेन में डाल दिया, प्रॉपर्टी का किसी और में ले गया, जिसकी वजह से अपना टैक्स बचाया। द असेसमेंट ऑर्डर इज एररोनियस। अच्छा, अब ये जो है ना बेटा, यहां से लेकर यहां तक ये जो है ना, अच्छा ऊपर लफ्ज कमीशनर नहीं आएगा, जरा बात समझिएगा, 1 मिनट जरा प्लेन पेज पे आइए। हर जगह पे वर्ड आपको कमिश्नर मिलेगा, कमिश्नर। अगर आपको मेरा वो याद हो जो मैंने अथॉरिटीज पढ़ाई थी, वो खैर कहाँ याद होना आपको, इतने आप लायक कहाँ। कमिश्नर के नीचे था एडिशनल कमिश्नर, और उसके नीचे था टीओ, टैक्सेशन ऑफिसर। इसमें टैक्सेशन ऑफिसर भी है, इसमें DCIR भी है, डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, इसमें ACIR भी है, असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, इसमें TO भी है, टैक्सेशन ऑफिसर। सारा काम पुत्र है करता, लफज ऊपर कमिश्नर है। आप पूछेंगे ये क्यों काम करता है? आगे एक सेक्शन दिया गया है, वो है डेलीगेशन ऑफ पावर। डेलीगेशन ऑफ पावर, क्योंकि सारा काम कमिश्नर तो नहीं कर सकता ना, नीचे पूरी टीम है टीओस की, कमिश्नर्स अपनी पावर डेलीगेट करते हैं इनको। तो ये जो 122 की असेसमेंट है, ये सारी की सारी ये करते हैं। अच्छा, अब ये क्या करता है? ये सिर्फ एक काम के लिए है, एक तो ये ब्रिज है दोनों के दरमियान,
अब जरा उधर आइएगा, ये वाला जो काम है ना, ये वाला, ये सिर्फ एडिशनल कमिश्नर कर सकता है, एडिशनल कमिश्नर और या फिर कमिश्नर खुद। ये पावर टीओ नेवर एक्सरसाइज, ये इसके स्कोप में नहीं आती, टीओ नेवर एक्सरसाइज, कर ही नहीं सकता। कौन सी? द असेसमेंट ऑर्डर इज रन एंड प्रोड्यूस्ड टू द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू, द कमीशन सेट सर्टिफाई हिमसेल्फ ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेट इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय हिम फ्रॉम ऑर्डर और अदरवाइज। अब ये कहां से पता चल रहा है? ये बाजी रिटर्न के अंदर से पता चल रहा है, ठीक है जी, कि रिटर्न के अंदर उसने जैसे मैंने कल कहा कि उसने टर्नओवर टैक्स नहीं दिया। चले बड़ी सादा सी एग्जांपल दे देता हूं, उसने नॉर्मल इनकम पे टैक्स दे दिया, टर्नओवर के ऊपर टैक्स नहीं दिया, हालांकि उसका टर्नओवर टैक्स देना बनता था, उसकी 40 मिलियन टर्नओवर थी, उसने टर्नओवर टैक्स नहीं दिया, तो ये क्या हो गया? उसको क्या लगेगा? इसको ये वाला सेक्शन लगेगा। अच्छा, जो ऊपर है ना, ये 177 यही होना है, 214C भी यही होना है, या डेफिनेट इंफॉर्मेशन भी यही होना है। ये टीओ करेगा और ये एडिशनल कमिश्नर करेगा या कमिश्नर खुद करेगा। ये वाला काम टीओ नहीं कर सकता। Where the assessment was run and to the interest of the revenue, then the commission may amend or further amend the order if the subject matter was, आगे चले, was in dispute in not in dispute in the appeal। वापस आइएगा। अच्छा, एक और बढ़ेगी मजे की बात, जरा समझिए। अज्यूम कर लें कि यहां पे मेरा केस, अब इन दोनों का फर्क जरा समझिएगा, प्लेन पेज पे है, एक और फर्क समझाऊंगा आपको। मेरा 177 में केस सिलेक्ट हुआ, मेरा केस सिलेक्ट हुआ, मेरी डिक्लेयर्ड इनकम थी, डिक्लेयर्ड भी और असेस्ड भी। जाहिर जब मैंने रिटर्न फाइल करी तो असेस भी वही होगी, वो 100 रुपीज 100 थी। 122 में मुझे टीओ ने नोटिस इशू किया, वो तुम्हारी तो इनकम ही बड़ी बनती है। उसने मुझे डराया धमकाया कि तुम्हारी इनकम तो बनती है 1000 रुपया, ये देखो तुम्हें ये गलतियां हैं, ये मसला है, मैं इतने टैक्स लगा दूंगा, ये कर दूंगा। मैंने उसको कहा साहब जी कोई सेटलमेंट हो सकती है। उसने कहा अच्छा भाईजान सेटलमेंट कर लो, ऐसे करो टैक्स 50 रुपए दे दो, टैक्स दे दो 50 रुपए, और यहां मुझसे कोऑपरेशन कर लो। मैं इसको यहां मुझसे कोऑपरेशन कर लो। अब आगे बात मैं नहीं बताता, आगे आप खुद समझदार हैं। अच्छा, टैक्स बंदा 1000 रुपए, उसने 50 रुपए देके कर लिया। इसका रिजल्ट क्या हो सकता है? ये जो असेसमेंट टीओ ने कर दी, ये दोबारा रीओपन हो सकती है। कौन करेगा? कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर। लेकिन शर्त क्या है कि मैं इसके खिलाफ अपील में ना गया हूं, इसके खिलाफ मैं अपील में गया हूं। इसका मतलब यह हुआ कि क्या अगर टैक्सेशन ऑफिसर ने कोऑपरेशन करके हाजा मिन फजी रबी लेके वो अगर उसने वो फातिमा के भाई से वो मिल लिया, उसने, आपको पता है ना फातिमा का भाई कौन है? अच्छा, फातिमा के भाई से मिल लिया तो असेसमेंट मेरी री ओपन भी हो सकती है। एनी क्वेश्चन अप टू हियर? एनी क्वेश्चन अप टू हियर? Any question up to here? नहीं कोई सवाल है? इतने आप समझदार कहां से हो गए? चलो जी ठीक है। अब इंशाअल्लाह फिजिकल क्लास शुरू होनी है ना, अल्लाह खैर रखे, तो फिर मैंने सवाल ही नहीं करने देना। फिर मैंने कहा देखना कौन, अब यहाँ नहीं बोलते, मैंने कहा वहां भी ना बोल दो। आगे चलो जी। अच्छा जी, जब वो असेसमेंट अमेंड कर लेगा, आफ्टर मेकिंग ऑर्डर द कमीशन शैल इशू द ऑर्डर इन राइटिंग। कमीशन राइटिंग ऑर्डर इशू करेगा, मुझे ज़बानी धमकी नहीं देगा। द ऑर्डर शैल कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब नई टैक्सेबल इनकम क्या है, नया टैक्स ड्यू क्या है,
और ऑलरेडी पे किया है, और वो कहता है कि अगर तुम इस असेसमेंट से नाराज हो तुम अपील फाइल कर लो, अगर तुम इस असेसमेंट से नाराज हो तो तुम अपील फाइल कर लो। लेकिन उससे पहले उसने मुझे शो का नोटिस जरूर देना है और डेफिनेट इंफॉर्मेशन, ये देखिए जैसे डेफिनेट इंफॉर्मेशन आई ना जी, अच्छा ये भी वो 3 नंबर की डेफिनेट पूछ सकता है, एक्सप्लेन द टर्म डेफिनेट इंफॉर्मेशन। अब बच्चा जब यहाँ पहुंचता है ना, वो कहता है अच्छा यार ये पता नहीं क्या फजूल सी चीज लिखी, इसको छोड़ दे, इसको याद करके क्या करना है। अब 3 नंबर का सवाल, ये पेट पेट सवाल आ सकता है। फिर वो ये भी कर सकता है कि अमेंडेड असेसमेंट करने के बाद कमिश्नर ऑर्डर में क्या क्या लिखेगा, ये 3 चीजें लिखेगा। अब मैं आपको दोबारा इसको जरा थोड़ा सा एक समझाता हूँ, प्लेन पेज पे फिर आइएगा। देखें 177 या 214C या 122 इटसेल्फ या 122 उसको बोलते हैं 5A 122(5)A एडिशनल कमिश्नर वाला। यहां मेरी अमेंडेड, यहां मुझे पहले आईडीसी आएगा, इनिशियल डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट। जब मेरा केस आएगा ना यहाँ पे, तो पहले तो मुझे, अगर मेरा केस ऑर्डर में सिलेक्ट हुआ ना, तो मुझे पहले इनिशियल डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट आएगी। लेकिन अगर मेरी को चोरी पकड़ी गई और उनके हाथ में पक्की इंफॉर्मेशन है, तो मुझे डायरेक्ट शोकाज आएगा, शोकाज। वहां मुझे इनिशियल, वहां से डॉक्यूमेंट क्या करने हैं, मैंने टर्नओवर टैक्स नहीं दिया हुआ, तो मुझे डायरेक्ट शोकाज दे देगा, भाई तुमने टर्नओवर टैक्स नहीं दिया हुआ। अच्छा, आईडीआर के बाद यहां फिर जब वो मुझे गलतियां निकालेगा, तो फिर यहां पे मुझे शोकाज देगा। शोकाज, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इज द बेसिक प्रिंसिपल। चाहे यहां हो फिर यहां हो, फिर हम इस स्टेज पे आ गए। इसके बाद वो मेरी क्या कर देंगे, अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। अज्यूम कर ले कि मैंने डिक्लेयर किया होता 100 रुपया इनकम और टैक्स मैंने दिया था 5 रुपए। अब जब अमेंडेड हुआ तो अमेंडेड हुआ 300 रुपया इनकम और टैक्स बन गया से 40 रुपए। अब यहां पे मेरे पास 2 हल हैं। जब वो अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर करेगा तो बकायदा फैसला इशू करेगा इन राइटिंग, बकायदा फैसला इशू करेगा इन राइटिंग। अब यहां पे मेरे 2 हल हैं। वो कहता 100 रुपए के ऊपर टैक्स कितना बनता था, पीछे नीचे करें, 5 रुपए, 5 रुपए। अब वो क्या कहेगा, टैक्स ऑन डिमांड। ये बेटा क्या है, टैक्स ऑन डिमांड। टैक्स 40 रुपए डिमांड थी, ऑलरेडी पेड कितना था, 5 रुपए, 5 रुपए, बैलेंस पेएबल 35 रुपए। अब यहां पे मेरे पास 2 हल हैं, या तो मैं चुप करे 35 रुपए जमा करा दूं, बस खत्म, चैप्टर क्लोज। मैं कहूं अच्छा यार जैज टैक्स लगा दिया, दफा करो, जमा कराओ, जान छुड़ाओ। या मैं इस फैसले के खिलाफ, ये जो अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर हुआ है, इसके खिलाफ मैं अपील फाइल कर सकता हूं। अपील का चैप्टर अगला है, वो बेटा अब शुरू करेंगे। कोई सवाल तो बोलो जी। एनी क्वेश्चन अप टू हियर? एनी क्वेश्चन अप टू हियर? किसी का कोई सवाल जी? जी साइम शाहद, हाँ जी। सर जी जो डीम्ड असेसमेंट होती है, हाँ जी, उसके अंदर 6 महीने के बाद भी आपको ऑडिट के लिए हाँ जी, केस बिल्कुल कर सिलेक्ट हो सकते हैं, सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं। 5 साल ठीक तक है कर सर, सकते हैं, बल्कि 6 साल तक कर सकते हैं। वो 6 ठीक है महीने सर, का सिर्फ अरिथमेटिक एरर के लिए। 6 महीने किस चीज के लिए? सिर्फ एरर के लिए। अरिथमेटिक एरर ना कोई हो बस उसमें। बाकी तो भाईजान मैं ठीक हो गया आज सर। मुझे टैक्स ईयर 2015 का नोटिस इशू है, मैं इसको चैलेंज नहीं कर सकता कि भाईजान आप मुझे नहीं इशू कर सकते। दे आर, वो वैलिड है, लॉ के मुताबिक है। ठीक है ओके सर। जी।
फिजिकल क्लास में भी वही सवाल पूछा करेगा जो ऑनलाइन में सवाल पूछता रहा है। चलें जी, आगे चलें जी। अब आइए पीछे 121 पे, 121 पे आइए पीछे। अच्छा, ये जनाब एक और सेक्शन है जी 121। इस सेक्शन का नाम है जी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट को हम एक और बोलते हैं एक्स पार्टी असेसमेंट। एक्स पार्टी असेसमेंट कैसे बना? देखो, जब भी असेसमेंट होती है तो दो बंदे शामिल हैं। एक कौन है? टैक्स ऑफ FBI, टैक्स ऑफिसर कह लें। ये टेबल है, टेबल की दूसरे कौन बैठा है? टैक्स पेयर बैठा है। टैक्स पेयर है या उसका वकील है, जो भी है। एक्स पार्टी का मतलब क्या? वन पार्टी एक्सक्लूडेड। एक्स पार्टी का क्या मतलब होता है? वन पार्टी एक्सक्लूडेड। तो एक्सक्लूडेड कौन होगी? टैक्स पेयर ही होगा। FBI तो अपने दफ्तर में मौजूद है। एक्स पार्टी से क्या मुराद है? मुझे रिटर्न का नोटिस आया तो मैंने कहा ओ जी मसला ही कोई नहीं जी, मेरा तो चेयरमैन वाकफ है FBI का, मैं इनके यहाँ के अफसरों की ऐसी की तैसी, मैं कोई जवाब नहीं देता। मुझे शौकत नोटिस आया, मैंने कोई जवाब ना दिया। मैं तो शहर का चौधरी हूँ जी, मुझे कौन पूछ सकता है? ठीक है, तो जब आप डॉक्यूमेंट नहीं देंगे तो क्या टैक्स वाले फैसला नहीं करेंगे? भाई फैसला तो वो करेंगे। तो वो फिर किस सेक्शन के तहत करेंगे? बेटा वो फिर 121 के तहत कर देंगे। वो कहते हैं बंदा नहीं आया भाई, खड़का दो। खड़का दो मीन्स चोखा टैक्स लगा दो, चोखा। मेरा भी कॉलेज है, कयूम भाई का कॉलेज भी है। मैं एक अच्छा कंप्लाइंट टैक्स पेयर हूं, मेरा केस भी सिलेक्ट हो गया, कयूम भाई का केस भी सिलेक्ट हो गया। मैंने अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स दी, तो ज़ाहिर है मेरी इनको इतनी सेस नहीं होगी, लेकिन कयूम भाई की इनकम को वो ज्यादा सेस कर सकता है क्योंकि कागज ही कोई नहीं दिया। अब आप कहें जी आप खाली पेपर दे आए और आपके 50 नंबर लग जाए, हो सकता है? नहीं हो सकता। आप पेपर देने नहीं आए, ओ जी कोई गल नहीं, मेरा तो आई क्या, मैं तो फिर भी पास हो जाऊंगा। या मैं इंटरनल एग्जाम में मैं अपीयर फिर जी क्यूम भाई को 20 रुपए दे के कहेंगे जी मेरे नंबर लगा दें, ऐसा होगा? नहीं होगा। तो एक्स पार्टी असेसमेंट बेसिकली क्या है कि जी वन पार्टी इज फेल टू फर्निश। देखे ना, हर बात पे जी फेल टू फर्निश द रिटर्न, फेल टू फाइल द रिटर्न। ये आपसे रिलेटेड नहीं है, दो तीन। फेल टू फाइल द वेल स्टेटमेंट, वेल स्टेटमेंट मांगी उसने कहा जी मैंने देनी। कमिश्नर के पास वो पेश होने से आदी है, वो उसने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं दी। ठीक है जी, वहां फिर क्या करेगा? अंडर सच अ केस द कमीशन इज नॉट बाउंड टू इशू नोटिस टू द कंसर्न टैक्स पेयर, द कमीशन विल इशू एन असेसमेंट ऑर्डर इन राइटिंग, द ऑर्डर शैल कंटेन। ऑर्डर फिर वो कर सकता है, एंड दिस ऑर्डर, वो लॉ फिर भी कहता है कि फिर भी आपको बेस्ट जजमेंट करनी चाहिए, फिर भी आपको बेस्ट जजमेंट करनी चाहिए। अब वो उसे कहा से रिटर्न फाइल करो, रिटर्न फाइल नहीं की, नोटिस इश्यू किया, फिर भी नहीं फाइल की, फिर भी उसने नहीं किया, उसने टैक्स लगा दिया। अब टैक्स लगाने के बाद वो कहता अच्छा यार रिटर्न ले लो, वो कहता उस रिटर्न को हम नहीं मानेंगे, ना रिटर्न को ना रिवाइज रिटर्न को, ना रिटर्न को और ना रिवाइज रिटर्न को। कहता फिर हम नहीं मानेंगे। जब ऑर्डर हो गया फिर ऊपर जाओ। ऊपर जाने का क्या मतलब है? ये नहीं अल्लाह के पास जाओ, मतलब है कि अपील की तरफ जाओ, या टैक्स जमा करा दो या अपील की तरफ चले जाओ। तो दिस इज अ केस वेयर the one side of the taxpayer is unable to join the proceedings। इसको proceeding कहते हैं ना, नोटिस आता है, ठीक है, proceeding ज्वाइन करते हैं, काम करते हैं, अल्लाह अल्लाह और खैर सल्ला। ठीक है, मसला आज मेरी एक अपील है, मैं जस्ट एक छोटी सी बात कर रहा हूं, अभी मैंने यहां से अपील में जाना है, मुझे नोटिस ही खैर से वो बीबी टैक्स अफसर थी, बीबी टैक्स अफसर बन जाए तो हमारे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। सॉरी टू से टू द बीबीज ऑफ द क्लास, वो बात बात ऐसे, ये भी नहीं, हर एक नहीं, जाहिर है। तो वो
उसने कहा 24 तारीख को जनवरी को कहा मुझे जवाब दे दो, 24 जैन को, और वो बीबी 22 जैन में फैसला कर दिया उसने। तो मैं किस पॉइंट पे आप लड़ने जा रहा हूं आज अपील में कि जी मुझे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी गई, सारा फैसला ही गलत है। एक ही पॉइंट, ओनली वन पॉइंट। फैक्ट्स भी मेरे खिलाफ की हैं। दो चीजें होती हैं जब फैसला जब होता है ना, जब भी फैसला कोई भी लॉ जब फैसला इशू करता है तो फैसला दो होता है बेटा, एक होता है लीगल पॉइंट जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ लॉ, और एक होता है पॉइंट ऑफ फैक्ट। पॉइंट ऑफ लॉ होता है कि आज मुझे टैक्स ईयर 2013 का फैसला आ जाए, नोटिस आ जाए, मैं कोई टैक्स ईयर 2013 का फैसला आ जा नहीं सकता कानून के मुताबिक, तो ये बेटा क्या हुआ, पॉइंट ऑफ लॉ हो गया। या मैंने उसके नोटिस से पहले रिवाइज रिटर्न फाइल कर दी थी, उसको रिवाइज रिटर्न कंसीडर करनी चाहिए थी, उसने मेरी ओरिजिनल रिटर्न कंसीडर कर ली फैसला करते वक्त, तो ये क्या हो गया, ये पॉइंट ऑफ लॉ हो गया। एक ये है कि जी वो कहे जी तुमने बच्चों से 1 लाख रुपए फीस ली हुई है से पूरे साल की, तुमने 70,000 डिक्लेयर की हुई है, हालांकि तुमने 1 लाख ली हुई है, ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ फैक्ट है। जी तुमने रेंट पेमेंट किया, टैक्स नहीं काटा, ये पॉइंट ऑफ फैक्ट है। तुमने अलीजा को सैलरी दी है, टैक्स नहीं काटा, ये पॉइंट ऑफ फैक्ट है। लेकिन कानूनन कोई बात गलत कर दे तो वो पॉइंट ऑफ लॉ है। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन जी? एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी? चलें जी आगे चलते हैं जी। 121 भी हो गया जी। चलें, ये उसने 121 में कहा हुआ है कि ये भी अच्छा एक इसमें सॉरी एक इसमें बड़ी मजेदार चीज रह गई। यहां 5 साल है, यहां 6 साल नहीं है। 121 5 साल के अंदर अंदर होना है जी, यहां 6 साल के अंदर नहीं हो सकता। यानी आज 121 में अगर फैसला करने जा रहे हैं तो टैक्स 2015 का नहीं कर सकता। अगर वो 122 के अंदर फैसला, ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, ये वैसे बहुत टेक्निकल पॉइंट है ये, और आप यकीन करें कई अफसर इसमें गलती करते हैं। अगर वो आज मेरा कोई फैसला 122 के अंदर करने जा रहा है तो वो टैक्स ईयर 2015 का कर सकता है, लेकिन आज वो मेरा 122 के अंदर फैसला टैक्स ईयर 2015 का नहीं कर सकता। यहां 5 साल की लिमिट है, यहां 6 साल की लिमिट नहीं है। In case of person who has not filed the return for any of the last 5 complete tax year and the notice is issued to him for one or more of the last 10 complete tax year, assessment order and say one year only be issued within 2 years from the end of tax year in which the notice was issued. आपको पता है नॉन फाइलर को नोटिस कब का इशू हो सकता है, उसको कितने सालों का इशू हो सकता है, उसको 10 सालों का इशू हो सकता है। और फाइलर को कितनी देर का इशू हो सकता है, उसको 5 साल के लिए इशू हो सकता है। और कहता है जब आप नोटिस इशू कर दें तो आपने फैसला 2 साल के अंदर अंदर कर देना है। ये टाइम लिमिटेशन बताइए कि आपने कितनी देर के अंदर फैसला कर देना है। अगर आपने नॉन फाइलर को नोटिस इशू किया है, नोटिस इशू करके आपने सो नहीं जाना, नोटिस इशू करके आपने कंप्लीशन की तरफ भी जाना है। कुछ बाइंडिंग टैक्स अफसर के ऊपर भी लगाई गई है। लो जी, यहां तक कोई सवाल है तो बोलो जी। एनी क्वेश्चन अप टू हियर? चलें जी आगे चलते हैं जी। 121 हो गया। अब नोट्स पीछे रह गया, पीछे से पीछे देखे क्या रह गया। 120 हो गया जी हमारा। अच्छा जी पीछे मैं दोबारा 120 हो गया जी हमारा, कंप्लीट हो गया। आगे चलें। 121 कंप्लीट हो गया जी, आगे चलें। 122 कंप्लीट हो गया जी, आगे चलें। रिवीजन बाय द कमिश्नर। अच्छा ये होल्ड है जी, ये होल्ड इसलिए है कि ये मैं पहले अपील पढ़ाऊंगा, ये अभी नहीं मैं पढ़ा रहा। आगे चलें जी। ये भी होल्ड है जी, ये भी नहीं मैं पढ़ा रहा अभी।
अच्छा ये प्रीवियस असेसमेंट, अच्छा ये पढ़ लेते हैं जी। अच्छा ये नॉर्मली हमारे यहाँ नहीं होती, क्योंकि अक्सर वो 121 या 122 में कर लेते हैं। प्रीवियस असेसमेंट का मतलब ये होता है कि ये समझ लें कि एक इनिशियल असेसमेंट करके रख दी, बाकी रेगुलर असेसमेंट बाद में होती रहेगी। प्रीवियस असेसमेंट क्यों कर देते हैं, पहले तो ये समझें कि प्रीवियस असेसमेंट कर क्यों देते हैं। प्रीवियस असेसमेंट इसलिए कर देते हैं कि अफसर के हाथ में कोई आपकी इंफॉर्मेशन आई, वो कहता अच्छा यार इसकी प्रीवियस असेसमेंट कर दो। जिस तरह आपको कोई पास का प्रीवियस कार्ड मिल जाता है ना, ये समझे वही है। बाद में रेगुलर कार्ड आता है, रेगुलर डिग्री आती है, ये समझ लें। तो ये प्रीवियस असेसमेंट क्यों कर देते हैं, ताकि गवर्नमेंट के खातों में आपकी तरफ टैक्स ड्यू निकल आए। क्या बड़े बड़े काम होते हैं पाकिस्तान में, नोटिस आया जी, नोटिस ही फाड़ दो मिल के। इसलिए गवर्नमेंट सारा आईटी सिस्टम पे जा रही है ताकि ये वाला फड्डा ही खत्म हो जाए। इवन गवर्नमेंट ने ये कह दिया है, लॉ ने, एफबीआई ने ये कह दिया कि नोटिस जो आपको सिस्टम जनरेटेड नोटिस इशू होगा आप वो जवाब दें। जो आपको दूसरा नोटिस इशू हो रहा है जवाब ही ना दें बेशक। सिस्टम जनरेटेड नोटिस नहीं फट सकता, वो तो भाईजान 60 में पड़ा है ना। तो डेट इज अ गुड स्टेप कि जी सिस्टम जनरेट, हर चीज सिस्टम जनरेट हो रही है। इवन अब तो हम कई रिप्लाई ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग टू टैक्स ऑफिस, ऑनलाइन नोटिस आता है, ऑनलाइन अप्लाई फाइल कर देते हैं। अभी अपील में हम जाएंगे, वहां भी गवर्नमेंट ऑनलाइन पे चली गई। आप बैठ के सिस्टम पे काम करें। लॉ कहता है आप, गवर्नमेंट ये चाहती है कि एफबीआर के अफसर का और आपका इंटरेक्शन कम हो जाए। उससे गवर्नमेंट क्या चाहती है, उससे गवर्नमेंट चाहती है करप्शन कम हो जाए। वो नहीं हो सकती। देखें बात यह है कि आप कहें जी हर जगह आप, वो लोग भी हमसे बने हैं, हमारे माशरे से बने हैं। क्या सारे एफबीआर के अफसर गलत हैं? नहीं। क्या सारे पुलिस के अफसर गलत हैं? नहीं। क्या हम कहें जी कि फलां में हर बंदा बहुत अच्छा है? नहीं। प्लस माइनस हर जगह चलता है। तो ये प्रीवियस असेसमेंट कब होती है? जब कोई कंसील्ड एसेट आपके हाथ में आ जाए, वेयर द टैक्स पेयर हैज ए कंसील्ड एसेट और अनडिक्लेयर्ड ऑफशोर एसेट। ये ऑफशोर एसेट कौन से हैं? भाई पनामा वाले फ्लैट, दीज आर कॉल्ड द ऑफशोर एसेट्स। साहले समुंदर से दूर, चलें जी ऐसे ही हम अपने पास तर्जुमा कर लेते हैं, ऑफशोर एसेट्स। एंड दैट एसेट इज impounded or discovered by the commissioner or by the government department agency. The commissioner may make the order assessing therein the taxable income and the tax liability of the taxpayer. The assessment is subject to the following condition. A previous assessment may be made before any assessment or amended assessment is made and so on. यानी कि इससे पहले इसने क्या कर दिया, इसके तहत असेसमेंट कर दी, ताकि वो रिकॉर्ड के अंदर आ जाए कि भाई इसका हमने एसेट पकड़ लिया है, प्रीवियस टैक्स लगा दो, बाद में पूछते रहेंगे तुम्हारे पास सोर्सेज हैं या नहीं है। राइटिंग में होना चाहिए, उसको फाइनलाइज कर देना है, और उसकी वैल्यू जो है वो जाहिर है वो देखेगा कि उसकी वैल्यू क्या है, और दैट शुड बी द एनी कंसील्ड एसेट। और अब कंसील्ड एसेट के 2 नंबर का सवाल आ सकता है, ऑफशोर एसेट का 2 नंबर का सवाल आ सकता है। इंक्लूड्स एनी मूवेबल इमूवेबल हेल्ड और एनी गेन प्रॉफिट इनकम ड्राइव्ड और एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड आउटसाइड पाकिस्तान बाय अ पर्सन। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं, बड़ी मजे की। आई हैव वन द केस ऑफ द लंदन फ्लैट्स ऑफ वन ऑफ माई टैक्स पेयर। मैंने पूरी वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन की फाइल कर दी थी, एंड दैट हैज बीन कंप्लीटेड एंड दैट इज एक्सेप्टेड। और उस क्लाइंट का फ्लैट भी मियाँ साहब की गली के पिछली गली में था समझे, 2 गलियां पीछे फ्लैट था। अच्छा, तो वो उसका नोटिस आया जब पीछे ऑफशोर एसेट्स का जब शोर मचा, तो उसको भी नोटिस आया कि आपने ये ऑफशोर एसेट कहाँ से खरीदा है, बट द सोर्सेज हैज बीन जस्टिफाइड और जेन्युइनली जस्टिफाइड, एंड द टैक्स पेयर इज टू वरीड अबाउट दैट। लेकिन हमने उसकी वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन, वेल्थ स्टेटमेंट्स वर्किंग की प्रॉपर, और उसमें जाहिर है वो यस होना था या नो होना था। एसेट उसने मुझसे पूछा गया था, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में उसका एसेट था, तो वो यस होना था या टैक्स लगना था या नहीं लगना था, एक ही बात होनी थी ना, दरमियान की बात तो रहनी नहीं थी।
एंड इट वाज असेस्ड एज ऑन द जीरो टैक्स, और उसमें फीस भी बड़ी मजे की मिली थी हमें। लें जी, एनी क्वेश्चन अप टू हियर, एनी क्वेश्चन अप टू हियर? मुगीस आमिर जी, मुगीस। अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम। सर जब हमने टैक्स लगा ही दिया इसके ऊपर, फिर किसके ऊपर? असेसमेंट क्यों करनी? किसके ये ऊपर? आप जो कह रही हैं कंसील्ड एसेट या ऑफशोर एसेट पे, नहीं बेटा, बाद में से सोर्सेज तो पूछने ना हमने एक दफा उससे। अगर सोर्स पता लग जाए हाँ जी, तो फिर क्या रिफंड देंगे उसको? फिर ये प्रीवियस असेसमेंट खत्म हो जाएगी ना। अगर अच्छा उसने अपने अच्छा, सोर्स ठीक है जस्टिफाई सर। कर दी तो फिर उसकी प्रीवियस असेसमेंट जीरो हो जाएगी। अच्छा, ठीक है सर, ओके। ठीक है ना, थैंक ये इसलिए लगा दी जाता है कि कल को वो ना प्रीवियस असेसमेंट बहुत कम होती है। मतलब मेरी 20 साल की प्रैक्टिस में सिर्फ एक दफा प्रीवियस असेसमेंट हुई है मेरे किसी क्लाइंट की। वो रेगुलर असेसमेंट ही ठीक, चलती है, नॉर्मली 122 या 121 में चलती है। ओके सर। प्रीवियस असेसमेंट सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो यार कल को कागज ना घुमा दे कोई ना। यहाँ पाकिस्तान में आपको पता है लोग तो फाइलें घुमा देते हैं। ऐसे ही। ठीक है ना, पाकिस्तान बड़ा जिंदाबाद है, पाकिस्तान बड़ा मौजी मुल्क है। ओके सर, थैंक ठीक है, ओके। एनी अदर क्वेश्चन जी? एनी अदर क्वेश्चन? नहीं जी, आगे चलते हैं। जब हम चलें जी, क्यों भाई आगे चलें जी। असेसमेंट आफ्टर एपलेट डिसीजन, ये भी भाईजान अपील के बाद पढ़ाऊंगा। लिमिटेशन फॉर असेसमेंट भी अपील के बाद पढ़ाऊंगा। मैं अपील से पहले असेसमेंट आफ्टर केस डायरेक्ट लीफ, ये सारा अपील के बाद आएगा जी। ये पहले अपील पढ़ाऊंगा जी। अच्छा जी, चलें जी। ये 125 और 126 आप खुद पढ़ें जी। कोई सवाल तो मुझसे पूछें। 125 और 126 आप खुद पढ़ें, और इसमें कोई सवाल है तो मुझसे पूछें। चलें शाह भाई, 2 मिनट है आपके पास, 2-3 मिनट है। चलें, म्यूट कर दो। जी जनाब, कोई सवाल तो बोलें जी। बाद जगह होता है सिविल कोड में कोई झगड़ा चल रहा होता है प्रॉपर्टी का, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये प्रॉपर्टी उसकी है, ये प्रॉपर्टी उसकी है, तो कहता है उस वक्त तक फैसला नहीं करेंगे जब तक सिविल कोड फैसला नहीं कर देती। और जब सिविल कोड फैसला कर दे तो आपने 1 साल के अंदर अंदर फिर FBI ने फैसला करना है उस प्रॉपर्टी के मतलब। ज़ाहिर है जी, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो सकता है ना जी, ये प्रॉपर्टी उसकी है, वो प्रॉपर्टी किसकी है। प्रॉपर्टी बेसिकली, प्रॉपर्टी का रोला इनकम के साथ नहीं है। प्रॉपर्टी का रोला है कि प्रॉपर्टी खरीदी कहाँ से है, वहां से चीज वहां से जनरेट होती है। और वो फिर वो एविडेंस असेसमेंट कहता है जो फैसला हमने कर दिया ना वो ठीक है, जो वो कंक्लूसिव एविडेंस है कि हमने फैसला ठीक लिया। छोटी मोटी गलती जो है वो हमारे ऑर्डर को क्वैश नहीं करेगी। वो ऑर्डर में कहता है कोई छोटी मोटी गलती, ऑर्डर में गलती रह सकती है, वो भी इंसान है। FBI का अफसर भी जो है वो भी इंसान है। कहता उसमें कोई गलती लग जाए, कोई मोर गलत लग जाए, तो आप ये नहीं कि उठ के आप कोर्ट में चले जाएं, लो जी ये जी इस वजह यहाँ से ये तो जी ACIT था, इसने DCIT की स्टैंप लगा दी है, तो ये ऑर्डर ही सारा गलत है। वो कहता है छोटे मोटे ऑर्डर की गलती से कोई हमारी प्रोसीडिंग जो है वो इलीगल करार नहीं हो सकती। कोई सवाल तो बोलें जी। एनी क्वेश्चन?
एनी क्वेश्चन जी अबू दर? सर ये अक्सर जगह ना वर्ड यूज कर रहा है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, हाँ इसका जी टैक्स ईयर भी यूज कर रहा हैं है, एट द एंड ऑफ टैक्स ईयर भी यूज कर रहा है, मुझे पड़ा हुआ है। वो इसलिए वो यूज कर रहा है कि कोर्ट का जब कोर्ट का ऑर्डर आ गया ना 28 जून को, जी एक वो फाइनेंशियल खत्म हो 30 जून को, तो उसने अगले 30 जून तक फैसला करना है। ठीक है सर, यानी कि जो अगला फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा उसके अंदर उसने उसके फैसला अंदर करना उसने है। फैसला कर देना। बेसिकली टाइम लिमिट लगाई गई ऑफिसर के ऊपर भी, जी ठीक है ना। ठीक तो है फिर टैक्स ईयर सर। के हिसाब से नहीं हो सकती थी वो, फिर फाइनेंशियल ईयर वो जब ऑर्डर आया उसके हिसाब से हो सकती थी, वो टैक्स ईयर के जी हिसाब से सर, नहीं हो सकती थी। ओके सर। पॉसिबिलिटी थी। कासिम जी, कासिम अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर ये कोर्ट में अगर केस 5 साल से ज्यादा पेंडिंग हो तो फिर भी उसके बाद उस हाँ जी वो चलता रहेगा जी, वो चलता रहेगा, वहाँ टाइम लिमिटेशन अप्लाई नहीं होगी। चलो ठीक है वहाँ सर, टाइम लिमिटेशन अप्लाई नहीं होगी। ठीक, ओके, थैंक यू। चलें जी नेक्स्ट, चलें जी आगे चलें जी क्यों भाई। वन 117 अच्छा डिसकंटिन्यूड बिजनेस है जी। अगर आपने बिजनेस डिसकंटिन्यू किया तो आपने 15 दिन के अंदर आपने नोटिस देना कि जनाब मैंने बिजनेस खत्म कर दिया है, और आपने जितने पीरियड काम किया है तो उस साल में आपने जो है वो अपनी रिटर्न फाइल करनी है और सेपरेट रिटर्न फाइल करनी है। और कमिश्नर भी आपसे चाह सकता है कि जी आपने जो बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया है तो उसकी रिटर्न आप फाइल कर दें। मसलन मैं कहता हूँ जी सपोज मैंने जी टैक्स ईयर मैंने आज की डेट क्या, अच्छा मैंने दिसंबर 31 2020 को बिजनेस खत्म कर दिया। पिछली टैक्स ईयर की मैं रिटर्न फाइल कर चुका हूँ, टैक्स ईयर 2020 की 2020 की रिटर्न फाइल कर चुका हूँ। मुझे आज यानी कि जैन 15 तक मुझे कमिश्नर को नोटिस देना है 2020 15 दिन के अंदर अंदर मुझे नोटिस देना है कि जनाब मैंने ये बिजनेस बंद कर दिया। और साथ मुझे जो ये 6 माह मैंने काम किया ना, 6 माह काम किया, इसकी मुझे रिटर्न फाइल करनी है। यानी कि टैक्स ईयर 2021 की मुझे अगर आज मैं बिजनेस करता हूँ मुझे अभी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो ये सेक्शन प्रैक्टिकली बहुत कम एप्लीकेबल है। लोग कहते हैं जब वो टैक्स ईयर खत्म होगा तो आप रिटर्न फाइल कर देंगे, इतनी कौन सा आफत आई हुई है। उसकी वजह क्या है कि आपकी टैक्स ईयर 2021 की रिटर्न आज ऑनलाइन पड़ी नहीं है। टैक्स ईयर 2021 की सिस्टम में रिटर्न होगी मैं फाइल करूंगा उसका ड्राफ्ट, क्योंकि हर बार जब रेट चेंज होता है तो ड्राफ्ट रिटर्न आपकी चेंज हो जाती है। अच्छा लिमिटेबिलिटी इन केस ऑफ डिजीज पर्सन, अगर कोई बंदा मर गया जी तो वो हम कानून कहता है हम ये समझे कि वो बंदा नहीं मरा। कैसी मजे की बात है, कानून समझता है कि वो बंदा नहीं मरा। अगर उसकी टैक्स दियो तो उसके लीगल हायर टैक्स देंगे। अगर उसकी तरफ को टैक्स ड्यू है तो उसके लीगल हायर वो टैक्स देंगे। हाँ अगर वो कुछ नहीं छोड़ के मरा फिर गवर्नमेंट के बैड डेट्स हो गए। अगर उसके को प्लाट शिलाट पड़े थे तो वो कहता पहले प्लाट बेचो टैक्स दो, प्लाट बेचो टैक्स दो और फिर आप आगे जाओ, फिर बंदा दफनाओ। अल्लाह माफ करे, मतलब मैं जनरल सी बात कर रहा हूँ कि यानी कि लीगल हायर्स को टैक्स ड्यू है तो वो देना पड़ेगा, या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव या उसकी प्रॉपर्टी जो पड़ी है तो पहले वो बेच के पहले टैक्स देगा फिर प्रॉपर्टी बांटी जाएगी। आगे चलें जी, वो देखिए वो ये देखिए बड़ी खतरनाक सी बात लिख रहा है। एनी प्रोसीडिंग अगेंस्ट अ डिजीज्ड पर्सन बिफोर डेथ मे बी कंटिन्यूड अगेंस्ट हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। एनी एक्शन व्हिच हैव बीन टेकन अगेंस्ट अ डिजीज्ड पर्सन इफ हैड नॉट डाइड, वो नहीं मरा, मैंने गलत तर्जमा नहीं किया है, यानी कि उसको 122 का नोटिस इशू हो गया, शो काज इशू हो गया 50 मिलियन टैक्स का और नोटिस देके मर गया। उसने 50 मिलियन नोटिस देखा और मर गया, तो भाईजान उसका जवाब कौन देगा? उसके लीगल हायर से 122 का जवाब देंगे, क्यों नहीं देंगे जी। फिर वो कहता है टैक्सेबिलिटी ऑफ ए मेंबर ऑफ एन एओपी इन रिस्पेक्ट ऑफ ए शेयर फ्रॉम एओपी कांट बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम देन इट शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम एओपी। मसलन
कि जी मैंने टैक्स दे रहा था, जब टिप्स मैंने टैक्स देना था, मैं टैक्स नहीं दे रहा, तो नोटिस किसको आ जाएगा? टिप्स को आ जाएगा नोटिस। टिप्स को नोटिस आ जाएगा कि भाईजान टैक्स जमा कराएं, तो फिर टिप्स लायबल होगा टैक्स देने के लिए। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? आगे चलें जी। ऑडिट मैंने पढ़ा दिया जी, ये बाकी आप पढ़ लीजिएगा जी। ये 214C भी हो गया। लो जी, अपील्स हम इंशाल्लाह कल शुरू करेंगे, और पीछे हम जो चीज़ छोड़ के आए हैं वो हम जो है वो हम अपील्स के बाद में पढ़ाऊंगा जी। आज हमारी है वेडनेसडे, तो होप्स हो कि इंशाल्लाह ताला हम सैटरडे तक अपील्स ख़त्म कर लेंगे जी, और फिर मैं इंशाल्लाह ताला बाकी चीज़ें, कुछ चीज़ें इसमें रह जाएंगी वो मैं आखिर पे रखूँगा, वो मैं ज़रा अपील्स पढ़ा दूँ इंशाल्लाह। हम फिज़िकली इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद पैदा होगी कि हम इस सेशन में फिज़िकली मिलेंगे, तो कुछ चीज़ें तला बुखारी जी। तला सर वो आपने लीमा इससे रिक्वेस्ट की थी कि 1 जनवरी का लेक्चर अपलोड कर रहे थे, वो अब तक हुआ नहीं अपलोड। 1 जनवरी का लेक्चर? जी सर, 1 जनवरी का लेक्चर भी अपलोड कर दीजिएगा, हो जाता है। लिखवा दिए क्यूम भाई को, आपके सामने लिखवा दिया। क्यूम भाई मेरे पास बैठे हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। लेक्चर क्यूम भाई अपलोड कर दिया जाए, ये आप रिकॉर्डिंग भी कर लें, और क्यूम भाई ने आगे से कहा हो जाएगा। अब आगे से अगला एक्शन क्या होता है? मेरा जिम्मा ओस पोस, अगला जिम्मा क्यूम भाई का शुरू होता है जी। और मैं अबूजर आसिफ जी। अबूजर अरे एओपी के मेंबर के एओपी के मेंबर के पीओ इनकम नहीं है एनटीआर में, हाँ तो जी, उसका सेपरेट टैक्स तो नहीं ना देगा वो, क्या? बस एओपी पे जो लगेगा वही उसके दे देंगे कार्ड। एओपी टैक्स देगी ना, पार्टनर लीजिए तो हाँ जी, एओपी टैक्स देगी, वो तो पढ़ के आए हैं, लेकिन उसकी कोई जाती इनकम भी है। फिर मेरा शेयर फ्रॉम एओपी आया टिक्स से, मेरा शेयर फ्रॉम एओपी आया टिक्स से, मेरी बात समझो ना जी मेरी जाती इनकम भी है, तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा ना जी। ठीक है। मैंने रिटर्न फाइल की, मुझे वो टैक्स लग गया, मैं टैक्स जमा नहीं करा रहा, तो वो कहता मैं टिक्स को नोटिस दे दूंगा टैक्स जमा कराने के लिए, ठीक है सर। जिसके तुम पार्टनर हो। फिर वो पार्टनर उसके लायबिलिटी वो उससे फिर रिकवर कर एओपी लेंगे। पार्टनर से रिकवर करेगी, जाहिर है। ठीक है सर। ठीक है, यहाँ तो ऐसे है कि अगर मेरा जो लैंड लॉर्ड है वो टैक्स जमा नहीं कराता, तो मुझे नोटिस आ सकता है कि तुम रेंट ना जमा कराओ, तुम ऐसे करो कि तुम रेंट एफबीआर को जमा कराओ। समझ आई बात की? ले जी, आज के लिए थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज जी, स्टे ब्लेस्ड। चलो दोबारा सो जाएं सब लोग, अल्लाह हाफिज।